शुरुआत होती है नहीं, ये देखते हैं। लेकिन संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है, एफआईएस डीआईएस का एक्शन कल के कारोबारी सत्र का कैसा रहा है, देख लेते हैं। एफआईएस की कैश मार्केट में फिर से जो सेलिंग इंटेंसिटी है बढ़ती हुई दिखी है। लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं एफआईएस बिकवाली ही किए जा रहे हैं। अप्रैल में कैश में करीब 17,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स अब तक बेचे जा चुके हैं। ताजा आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एफआईएस के कल के ट्रेंड के 6,387 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस ने की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की 3,342 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। वहीं वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने 403 करोड़ की बिकवाली की है और इंडेक्स ऑप्शंस में 2,320 करोड़ की खरीदारी यहां पर एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट की बिकवाली करीब 6,387 करोड़ की एफआईएस की तरफ से और 3,342 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज की तरफ से। ये है एफआईएस और डीआईएस का अपडेट। लेकिन चलिए अब ये तमाम संकेत लेकर चलते हैं मार्केट एक्सपर्ट के पास, उनसे समझते हैं कि आज की शुरुआत कैसी हो सकती है और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन उनके क्या होंगे। हमारे साथ तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर जुड़ गए हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। कल भारतीय बाजार में हमने देखा कमजोरी भरा सेशन रहा, स्ट्रेट 4th डे था जबकि बाजार में कमजोरी के साथ ही ट्रेडिंग होती हुई दिखी। आज के लिए सेंटिमेंट्स जहां मिले जुले मिल रहे हैं, विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं ऑन अ मिक्स नोट यहाँ पर क्यूज आते हुए दिख रहे हैं। एफआईएस की बिकवाली है, क्या लगता है आज की शुरुआत भारतीय बाजार पर कैसी होगी? गुड मॉर्निंग मैम। अगर हम लोग निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे ओवरऑल, तो लास्ट 2-3 सेशन से मैं कंटिन्यूअसली सेलिंग का ही रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और आज भी उसी के साथ ही मैं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं ऊपर अगर कुछ लेवल्स मिलते तो वहां पे बिकवाली करना पसंद करूंगा। जो भी उछाल मिलेगा निफ्टी में वहां पे बेचने की कोशिश करें। ऊपर में अगर हम लोग बात करेंगे तो 17,280 से लेकर 17,300 ये लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है या फिर इंट्राडे बेसिस के ऊपर वहां पे अगर जाता है तो वहां पे हम लोग बिकवाली कर सकते हैं। 17,710 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें और नीचे की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो 17,150 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके अगर नीचे मार्केट एक दिन क्लोज देता है तो फिर हम लोग 16,800 से लेकर 16,600 ये लेवल्स भी जरूर देख सकते हैं। ओके नितिलेश, ये तो हुई इंडेक्स की बात, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए फिर रणनीति कौन से रिकमेंडेशंस आप सुझा रहे हैं? जी मैम, बजाज फाइनेंस एक सेल साइड के लिए मेरा एक काउंटर होगा, उसमें हमें बिकवाली करना है 7,250 के नीचे। जैसे ये काउंटर सस्टेन होगा तो हमें 7,300 के स्टॉप लॉस के साथ 7,180 और 7,050 ये 2 टारगेट के लिए हमें बेचना होगा। और आईसीआईसीआई बैंक को जैसे ही 755 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा तो 760 के स्टॉप लॉस के साथ 745 से लेकर 740 ये 2 टारगेट के लिए हमें ट्रेड करना होगा। और जो भी कॉल्स होंगे वो 2 से 3 दिन के टाइम होराइजन के साथ करना होगा। क्लियरली नितिलेश, शुक्रिया आपका ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और बाजार पर अपना नजरिया बताने के लिए। 2 से 3 दिन का टाइम फ्रेम यहाँ पर बजाज फाइनेंस में बिकवाली की रणनीति 7,250 के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 7,180 पहला, दूसरा 7,050 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक 755 के लेवल्स पर खरीदा जा सकता है। 745 पहला टारगेट और उसके बाद 740 तक भी जाता हुआ ये दिख सकता है। 761 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक में भी बिकवाली की ही रणनीति 757 के लेवल्स पर यह 740 तक ये लुढ़कता हुआ दिख सकता है। ये राय नितिलेश की तरफ से। तो 2 कॉल्स जो कि बिकवाली के, बजाज फाइनेंस और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक। इस बीच आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जो आई हैं, सौरभ सिसोदिया ने ऑफलाइन जरिए से हमें ट्रेडिंग कॉल्स भेजी हैं। 2 कॉल्स हैं आपके सामने रख रहे हैं यहाँ पर। जीएनएफसी और चंबल फर्टिलाइजर दोनों पर राय आती हुई दिखी है। सौरभ का मानना है कि जीएनएफसी में खरीदारी की जा सकती है अगर बाई कॉल्स इनिशिएट कर रहे हैं। 875 के स्टॉप लॉस को मानकर चलें। ऊपर 920 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और साथ ही चंबल फर्टिलाइजर स्पेस में लगातार हमने तेजी देखी है और ये तेजी जो है ये और ज्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। टारगेट्स जो है 530 तक के मानकर चले आप। 495 495 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली 2 कॉल्स आपकी बिकवाली की और 2 कॉल्स आपके लिए आज ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से और इंट्राडे पर्सपेक्टिव खरीदारी की आती हुई दिख रही है। लेकिन चलिए, नतीजों का सीजन अब चल पड़ा है, कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। पिछले दिनों आईटी
स्पेस के नतीजे जो हैं वो काफ़ी फोकस में रहे। अब भी मिड कैप आईटी स्पेस के नतीजे जो हैं वो रडार पर रहेंगे। चौथी तिमाही में माइंडट्री के नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं। नतीजे कैसे रहे, पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताएं माइंडट्री के रिजल्ट्स कैसे रहे? जी बिल्कुल, माइंडट्री के जो ओवरऑल नतीजे के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो अनुमान से बेहतर ओवरऑल आया है। रेवेन्यू इनलाइन आया है, लेकिन मार्जिन, पैट और डील साइज़ की जो अनाउंसमेंट्स आई है वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आया है और वो बेटर आए हैं आपके एनालिस्ट एस्टिमेट से लेके। देखा जाए तो डॉलर रेवेन्यू में लगभग 4.8% का ग्रोथ देखने को मिला है, और अगर मार्जिन्स की बात करें तो जो है ऑलमोस्ट 18.9% आई है, और एस्टिमेशन था कि ऑलमोस्ट 18.5% आएगा। अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के बारे में भी बात करें तो यहाँ पे लगभग 5.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है ग्रोथ देखने मिला है, और ये लगातार 5वां क्वार्टर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीसी ग्रोथ जो है मेंटेन किया गया है। यूएस डॉलर रेवेन्यूज़ में भी जो है अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। जो एबिटा मार्जिन थी, जो कंपनी के गाइडेंस थी 21% का, वो भी अभी मेंटेन्ड है। और अगर चौथी तिमाही के बारे में एट्रिशन के आंकड़े बताए तो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई एट्रिशन की लगभग 23.8% आई है। टीसीवी डील्स जो है चौथे तिमाही में लगभग $390 मिलियन का है। और अगर ग्रोथ की बात करते हैं ओवरऑल तो बीएफएसआई और ट्रैवल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि रिटेल में थोड़ी सी दबाव अभी भी देखने मिली है कंपनी का। और मैनेजमेंट ये भी कहा है कि जो मर्जर्स की जो रिपोर्ट आ रहे हैं एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री के एल&टी के साथ, वो जो है अभी स्पेकुलेटिव के नेचर पे हैं। बिल्कुल शरद, शुक्रिया। माइंडट्री के नतीजे कैसे रहे ये हमें बताने के लिए। तो क्लियरली Q4 नतीजे कंपनी ने जारी किया, अनुमान से बेहतर माइंडट्री के नंबर्स देखने को मिले और आय में बढ़त हमने देखी। मार्जिन्स ऑफकोर्स यहाँ पर एक बार हिट करते हुए दबाव यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेहतर नतीजे आंकड़े यहाँ पर पोस्ट होते हुए दिखे हैं। शरद, साथ ही फिर खबरें कौन सी हैं? कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी न्यूज़ आती हुई दिखी जिसका इम्पैक्ट आज बाजार पर पड़ता हुआ दिख सकता है, ये भी बताएं। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले स्मॉल कैप स्टॉक लूँगा इन्योसिस टायरोलूशन का। यहाँ पे एक ओएफएस आ रही है प्रमोटर की, जहाँ पे लगभग 24% स्टेक जो है हिस्सेदारी प्रमोटर बेचेंगे, और ये ओएफएस जो है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज खुलेगा और जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए कल खुलने वाला है। अब देखा जाए तो फ्लोर प्राइस 800 रुपये प्रति शेयर पर रखा गया है और ये लगभग 26% डिस्काउंट पे चल रहा है। अब दूसरा स्टॉक्स का ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा आपके लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स। याद रखिए कल थोड़ी अच्छी बाइंग भी हुई थी, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के जो है आंकड़े भी अच्छे आए थे। यहाँ पे अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो उनकी जो एपीए ग्रोथ है वो लगभग 13% का ग्रोथ हुआ। याद रखिए हाई बेस था, और ग्रोथ दो कारण से हुआ। एक आपके पॉलिसीज़ में बढ़ोतरी हुई और एवरेज टिकट साइज़ होता है जो स्पेंडिंग का, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी लाइफ, मैक्स लाइफ यहाँ पे 10 से 11% का ग्रोथ है। फिर एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू में भी 4 से लेकर 6% का ग्रोथ देखने मिला है। अब हम लोग बात करेंगे एयरटेल के, और एयरटेल फोकस में इसलिए क्योंकि भारतीय एयरटेल ने जो है एक करार किया है समिट डिजिटल के साथ, जिसको पहले अर्स्टवाइल रिलायंस जियो कहते थे, तो उसको टावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इसमें जो है इंडस टावर्स में भी जो है थोड़ी सी जो है नेगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि ये डील फोकस कर रही है कि एक हाथ में इंडस टावर्स में एयरटेल ने स्टेक बढ़ाया और दूसरे साइड में जो है उन्होंने एक टावर इंफ्रा का जो उनके कॉम्पिटिटर उनके साथ साइन किया। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग डील प्ले आउट हो रहा है। गेल भी फोकस में रहेगा, हालांकि नेगेटिव प्रेशर रह सकता है क्योंकि आपके जो यूएस नेचुरल गैस फीचर्स हैं वो लगभग $8 का जो MMBTU है उस पर पहुँच गई है हाईएस्ट लेवल से 2008 पे। तो ज़रूर थोड़ी नेगेटिव प्रेशर रहेगी गेल में, क्योंकि गेल जो है कॉन्ट्रैक्टेड गैस यूएस से इम्पोर्ट करती है। टीवीएस मोटर्स भी फोकस में रहेगा। बल्क डील से यहाँ पे आया है कि ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट लगभग आप कह सकते हैं 33 लाख शेयर्स को जो है उन्होंने बेचे हैं 650 के रुपये भाव पे। अब बात करेंगे SGFVN के बारे में, और यहाँ पे कंपनी को एक फाइनेंशियल क्लोजर मिल गई है एक प्रोजेक्ट के लिए जो हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया लगभग 500 करोड़ का। तो ये भी इस फोकस में रहने वाला। RVL का भी एक करार होने वाला है आपके कोल इंडिया और महानदी कोलफील्ड के साथ, जहाँ पे उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का ऑफर मिला है। अब आखिरी में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज का जो सनोफी इंडिया में हुआ। MNC फार्मा कंपनी है और यहाँ पे रोडोल्फो हुजोर को जो है MD बनाया गया अगले 3 साल के लिए। जो पर्सन है ये उनके जो ब्राज़ील के कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस को जनरल मैनेजर थे। तो ऑफकोर्स फॉरेन एक्सपर्टीज़ आती है और MNC कंपनी है, तो स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन आज दिन के ट्रेड में देखा जा सकता है। तो ये सारे विभिन्न खबर है जो आज हम ट्रैक करेंगे दिन के ट्रेड में।
बहुत शुक्रिया सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं, उसका रिएक्शन भी होगा जो कि बाजार पर जरूर देखने को मिलेगा, जिस पर हमें वॉच आउट करना होगा। लेकिन इस बीच मार्केट एक्सपर्ट से लगातार हम बातचीत भी करते हैं ऑन वेरियस मार्केट रिलेटेड इश्यूज। गोल्डीलॉक्स के फाउंडर गौतम शाह के मुताबिक बाजार में 17,000 के स्तर से फिर तेजी लौटती हुई दिखेगी। उन्होंने हमसे खास बातचीत में कहा कि चुनिंदा सेक्टर्स और शेयर्स में निवेश करना चाहिए। महीनों से मार्केट एक पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। जब वो चलता है तो ऐसा चलता है कि लगता है कि रुकेगा नहीं, और जब वो गिरता है तो ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट ही नहीं है मार्केट के लिए। ये हम पिछले 3-3.5 महीना से देख रहे हैं, और ये समझना जरूरी है कि अक्टूबर के महीने में मार्केट ने अपना टॉप बनाया 18,600, और उसके बाद 7 महीना निकल गया और मार्केट एक रेंज में है। नीचे की तरफ 16,500 और ऊपर की तरफ 18,000, 18,500। मेरे को अभी भी लगता है कि ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, क्योंकि 2 साल की तेजी थी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जरूरी था, और इस कंसोलिडेशन में जो टेक्निकल इंडिकेटर्स थे वो काफी अच्छा से कूल ऑफ कर गए हैं। पर ये जो भी पुल बैक जो हमने देखा पिछले 7-10 दिनों में, मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, क्योंकि निफ्टी ने 2,500 पॉइंट का तेजी देखा एट अ वेरी रैपिड पेस, 16,600 से लेकर 18,100। और क्योंकि इतनी बड़ी तेजी थी तो थोड़ा बहुत पुल बैक बनता था। ग्लोबल मार्केट्स भी अब स्टेबलाइज कर गए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी सी बेटर हो गई है, और क्योंकि ये दो बड़े कंपनी के रिजल्ट्स खराब थे, उसके कारण निफ्टी ने 17,400 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक किया, बट आई थिंक ये टेम्पररी है। तो अब जो अगला सपोर्ट जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो है 17,000, और मुझे लग रहा है कि 17,000 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड वापस अच्छी हो जाएगी। ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। वन शुड नॉट बी ओवरली कंसर्न्ड। हो सकता है कि 3-4-5 दिन लगे थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, पर 17,000 से मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टेबलाइज करके वापस घूमेगा, और अगर वो वापस घूमता है तो 18,000, 18,500 तक वापस जा सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए, निफ्टी में ज्यादा फोकस मत रहिए, क्योंकि जो निफ्टी के जो टॉप कंपोनेंट्स है वो अभी अच्छे पोजीशन में नहीं है। नॉट ओनली इन बिजनेस, बट अगर आप स्टॉक मार्केट्स में भी देखें तो ये काफी एप्लीकेबल है, क्योंकि जो खड़ा है, जो स्ट्रांग है वही चल रहा है, जो वीक है वो वीक होते जा रहा है। और हमने ये पिछले 10 दिन में देखा, क्योंकि पिछले 10 दिन में 6-7 बार मार्केट ने सेलर्स बार बनाया, जहां पर इट मेड अ सीरीज ऑफ लोअर लोज। बट आपने जो मारुति के बारे में पॉइंट कहा, देखिए वर्ल्ड काफी डायनामिक हो गया है, और आज की दुनिया में आप कोई चीज के लिए वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी से जा सकती है, एंड पीपल हैव रियलाइज्ड दैट, बिजनेसेस आर रियलाइजिंग दैट। बट अगर आप ऑटो सेक्टर की बात करें तो हमारा तो यही मानना है कि बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स में ही फोकस रखना चाहिए। यही 2 स्टॉक्स इन सेक्टर्स में अच्छे लगते हैं, बाकी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अभी भी कोई क्लैरिटी है नहीं चार्ट्स पे, तो ज्यादा कुछ इसमें माथा नहीं लगाएं। और मेटल्स और रियल एस्टेट और जो पीएससी सेक्टर है, हमारी ये 3 फेवरेट्स है। तो अगर आपके व्यूअर्स को कहीं पर कमिटमेंट बनाना है तो इन 3 सेक्टर्स में बनाइए। आई थिंक यहाँ पर अच्छी तेजी और आउट परफॉर्मेंस मिलेगी। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर गौतम शाह से हमने विस्तार से बातचीत की, काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन भी रहा, और बाजार पर क्या रणनीति होनी चाहिए विस्तार से उन्होंने हमारे साथ उनकी एनालिसिस शेयर की। लेकिन इस बीच चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स पर आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए ये जान लेते हैं। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स गोल्ड सिल्वर हम देख रहे हैं महंगाई की चिंता से सोने के दाम में उछाल देखने को मिला है। क्या लगता है आगे और ज्यादा यहाँ पर तेजी आती हुई बुलियन मार्केट कैसे रिएक्ट करता हुआ दिखेगा? जी गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कल काफी डिफाइनिंग मूव थी और काफी सिग्निफिकेंट राइज आता हुआ हम लोगों ने देखा है। खासकर कि सिल्वर में एक अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो प्राइसेस हैं अभी थोड़े से और यहाँ पे अपसाइड में जा सकते हैं। तो गोल्ड हो या सिल्वर हो, थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा गैप डाउन या करेक्शन मिलता है उसका फायदा हम उठा सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह। सिल्वर में मैं सजेस्ट करूंगी कि 70,000 के करीब एक बार फिर से प्राइसेस आते हैं नीचे की तरफ, 70,000, 70,100। अगेन वी कैन गो फॉर बाय। यहाँ पे 70,800 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 69,600 का रखना होगा। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी एक जो सेफ हेवन बाइंग है फिर से आ सकती है, और आज के दिन में हम 300 से 400 रुपए तक का जो अपसाइड है वो आता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल वंदना जी, साथ ही सप्लाई को लेकर चिंताएं हैं, जिसके चलते कच्चे तेल में हम लगातार उबाल देख रहे हैं। ब्रेंट $113 के आसपास अब भी ट्रेड करता हुआ, क्या राय होगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, लीबिया की परेशानी के बाद यहाँ पे जो वॉर प्रीमियम ऐड था, प्लस यहाँ पे
जो सप्लाई साइड का इशू है वो और गहरा गया है। तो मेरे ख्याल से कच्चे तेल की जो बाइंग है वो बनी रहेगी। कल हम लोगों ने काफी स्ट्रांग बाइंग आता हुआ देखा था, चाहे वो कच्चा तेल हो या नेचुरल गैस हो। मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होता है 8300 के करीब या 8275 के करीब एक बार बाइंग करनी चाहिए, और 8600 तक प्राइसेस मुझे लग रहा है कि इजिली यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि वॉर के साथ साथ जो अदर कंट्रीज में सप्लाई इश्यूज है वहां पे भी इकट्ठे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये यहाँ पे फैक्टराइज आज के दिन भी होगा और मेरे ख्याल से प्राइसेस अपसाइड की तरफ रहेंगे। साथ में मुझे नेचुरल गैस में लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे 6-7 रुपए तक का जो अपसाइड मूव है वो आता हुआ देखें। जी, आखिर में बेस मेटल्स में क्या रणनीति होगी, कहाँ पर बाय कॉल या सेल कॉल इनिशिएट करने की राय देंगी आप? बेस मेटल से काफी बढ़िया मूव आया है। एक जो कमोडिटी थी कॉपर, यहाँ पे काफी दिनों से लंबे समय से वो 810 से 830 के लेवल्स के बीच में मूव कर रहा था, वो रेंज ब्रेक नहीं कर रहा था। कल के दिन में हम लोगों ने देखा है कि कॉपर ने एक रेंज को ब्रेक करा है और मंथली पे या वीकली हो चार्ट हो काफी स्ट्रांग दिख रही है कमोडिटी। तो मेरे ख्याल से 838 पे बाय करना चाहिए, 845 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 835 का लगा के चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि कॉपर जिस पर थोड़ा सा स्लगिश मूव था वो रैली अब कैचअप कर सकती है ये कमोडिटी। ओके, वंदना जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स में क्या कुछ करना है, कहाँ एक्शन दिखेगा, ये समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोक